नमस्कार, मैं श्वेता दीक्षित प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर कायस्थ सिकंदराबाद से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। 1964-66 कोठारी आयोग में भी ये कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। हम सभी टीचर्स अपनी पूरी लगन व मेहनत के साथ बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड करने में निरंतर लगे हुए हैं। लेकिन शिक्षकों द्वारा किए जा रहे विभिन्न शैक्षिक प्रयासों के बाद भी बच्चे अपने कक्षा के अपेक्षित स्तर के अनुरूप सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में अब हमें कुछ नई टेक्निक्स अपनानी है जिसके द्वारा हम 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप सीखने में दिक्कत आ रही है, जिससे कि उनके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है और वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए ध्यानाकर्षण शिक्षण की व्यवस्था की गई है। बच्चों का कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर ना प्राप्त करने के कई सारे मुख्य कारण होते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 कारणों को मुख्यतः बताया गया है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के प्रमुख कारण। पहला, माता पिता की शैक्षिक स्थिति। उन बच्चों को अक्सर विद्यालय में भी सीखने में दिक्कत होती है जिनके परिवार में शिक्षा का माहौल नहीं है, माता पिता अधिक शिक्षित नहीं है। नंबर दूसरा कारण दिया गया है अध्यापकों का कठोर व्यवहार। यहाँ कठोर व्यवहार से संबंध है कि जब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर्स उनसे ये कह देते हैं कि अरे ये तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था या उससे भी पहले पढ़ा था और ये अभी तक ऐसे नहीं आता है तुमको। तो इस तरह के जवाब से कई बार बच्चे आगे पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। वो उनकी ग्रोथ वहीं या उनकी जिज्ञासा वहीं शांत हो जाती है। वो उसके आगे पूछने की आपसे कोशिश नहीं करते, बच्चों से भी डिस्कस करने की कोशिश नहीं करते हैं उस प्रश्न को। तो वहाँ पर उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है और वो ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है। तो इस व्यवहार को, एक कठोर व्यवहार इसमें बताया गया है अध्यापकों के इस व्यवहार को। तो हमें इससे थोड़ा सा बचना है, उनको मोटिवेट करना है कि चलिए ठीक है, ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट टाइम वो खुद ही अपने दोस्तों से भी पूछेंगे, क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और बुक्स में भी पिछली वो देखने की कोशिश करेंगे जो उनकी जिज्ञासा होगी। तो इससे कहीं ना कहीं पर हम उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तीसरा प्रमुख कारण बताया गया है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार। कई बच्चों को सुनने में, बोलने में दिक्कत होती है, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है सीखने के लिए। चौथा प्रमुख कारण है कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। जब पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण होता है तब भी बच्चों का क्लास में मन नहीं लगता है। प्राय देखा जाता है कि बच्चों का ध्यान नहीं है क्लास में, तो ये भी एक इसका मुख्य कारण होता है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के ये 4 मुख्य कारण ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिए गए हैं। इन प्रमुख कारणों को जानने के बाद बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर की कमी को दूर करने के लिए, उन्हें कक्षा अनुरूप लाने के लिए अब कुछ पॉइंट्स पर हमें फोकस करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग प्लान्स बनाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने कक्षा शिक्षण में बदलाव करना है। पूरा सत्र 3 चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले कक्षा शिक्षण, जो हमारा साल भर पढ़ाते हैं क्लास में, वो कक्षा शिक्षण। दूसरा, साल भर पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उसका आकलन और मूल्यांकन करने के लिए। तीसरा, रिजल्ट। तो तीनों चरणों में ही हमें थोड़े से बदलाव करने होंगे समय के अकॉर्डिंग। जैसे पहले कक्षा शिक्षण में हम सिर्फ चॉक और टॉक का इस्तेमाल करते थे। चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा और टॉक से अपना शिक्षकों और बच्चों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड चॉक एंड टॉक प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करके चॉक टॉक से ज़्यादा नवाचारी विधियों, गतिविधियों और आईसीटी पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ध्यानाकर्षण का मतलब है कि बच्चों का ध्यान आकर्षण करना, या ये कह लें कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर करने पे अब ज़्यादा फोकस करना है
इसके लिए लगातार नवाचार और गतिविधियों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, आईसीटी का प्रयोग करना पड़ेगा, नए से नई टेक्निक्स का यूज़ क्लास में करना पड़ेगा, चॉक टॉक के अलावा भी। दूसरा चरण आकलन की विधि में भी सुधार करना है। सबसे पहले पेपर्स होते थे, बच्चों के नंबर के आधार पर ही हम उनकी रैंकिंग कर देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। कक्षा में सतत मूल्यांकन करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही एनालिसिस करनी है, गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन दोनों होगा। मतलब बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पर भी नंबर मिलेंगे, और बच्चों ने कितना उनका लर्निंग एबिलिटी कितनी है उस पर भी नंबर मिलेंगे। दूसरा चरण आकलन की विधि में भी सुधार करना है। सबसे पहले पेपर्स होते थे, बच्चों के नंबर के आधार पर ही हम उनकी रैंकिंग कर देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। कक्षा में सतत मूल्यांकन करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही एनालिसिस करनी है, गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन दोनों होगा। मतलब बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पर भी नंबर मिलेंगे, और बच्चों ने कितना उनका लर्निंग एबिलिटी कितनी है उस पर भी नंबर मिलेंगे। लर्निंग आउटकम के विषय में हम सभी जानते हैं। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कहूँ तो प्रत्येक कक्षा में जो मूलभूत दक्षताएं होती हैं, बच्चे उसको कितना % तक अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम हम टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। जब हमें पता होता है कि बच्चे किस स्तर तक अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी आगामी शिक्षण योजना बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने नवाचारों का प्रयोग कर सकते हैं, आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षण विधियों को अपने बना सकते हैं। उसके हिसाब से बच्चों को जानने समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, उनके चिंतन और तर्क की कल्पनाशीलता को विकसित करने के लिए हमें क्या प्रयास करने हैं, इसका एक आइडिया हमें इससे मिल जाता है। इसलिए लर्निंग आउटकम्स हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लर्निंग आउटकम के साथ साथ एक लर्निंग गैप भी इसमें एक टर्म आया हुआ है। लर्निंग गैप क्या है? वास्तविक अधिगम स्तर जो बच्चों का होता है क्लास का, वो प्रायः देखा जाता है कि जो कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर है उससे कम होता है। तो इस गैप को कहते हैं लर्निंग गैप। जैसे कि अभी हमने बात की कि बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप नहीं सीख पा रहे हैं, कक्षा के स्तर पर नहीं सीख पा रहे हैं, तो बच्चों की जो कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर होना चाहिए और जो उनका वास्तविक अधिगम स्तर है, उसमें एक अंतर पाया जा रहा है। इसी अंतर को बोलते हैं लर्निंग गैप। हम सभी टीचर्स जानते तो हैं कि कक्षा का ये स्तर होता है और इस बच्चे का ये स्तर है, यानी अच्छी तरह से जानते हैं कि लर्निंग गैप है बच्चों में, बट उस लर्निंग गैप को भरने के लिए कहाँ तक प्रयास करते हैं, ये अब डिपेंड करेगा कि आपकी क्लास के बच्चे कितना सक्सेस हो रहे हैं उस पर। तो अब बेसिकली हमें इस लर्निंग गैप को ही भरना है, इसके लिए ही रणनीतियाँ तैयार की गई हैं। तो अब हमें इस लर्निंग गैप पर काम करना है। इसे दूर करने के लिए बच्चों को अपनी कक्षा के स्तर पर लाने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों का चिन्हीकरण करना पड़ेगा, बच्चों का चिन्हांकन करना पड़ेगा। बच्चों का चिन्हीकरण करने के लिए जैसे ही बच्चे नई कक्षा में प्रवेश करते हैं, उसी वक्त हमें उनका एक आरंभिक परीक्षण करना होगा। इसके लिए हमें प्रत्येक विषय का पेपर बनाना होगा, आकलन प्रपत्र या असेसमेंट पेपर कह सकते हैं आप, इसे बनाना होगा, जिसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की लर्निंग आउटकम को कवर कर रहे हों। जैसे कक्षा 8 के लिए अगर पेपर बनाना है तो उसमें कक्षा 1 से 7 तक के जो मुख्य लर्निंग आउटकम होते थे उस हिसाब से प्रश्न बनाने होंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इन पेपर्स को किस तरह से बनाना है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। ये सभी 15 प्रश्न पिछली कक्षाओं के 15 लर्निंग आउटकम पर बेस होने चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक कुल 25 प्रश्न होंगे,
जिसमें से 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। ये 25 प्रश्न भी पिछली कक्षाओं के 25 लर्निंग आउटकम को कवर करने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस प्रकार से प्राथमिक कक्षाओं 3 से 5 तक ये पेपर 45 नंबर का और 6 से 8 तक ये पेपर 75 नंबर का होगा। पेपर बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न का एक लर्निंग आउटकम हो जो कि बच्चों की पिछली कक्षाओं से संबंधित होना चाहिए और प्रश्न पत्र के साथ साथ उसकी एक आंसर की भी तैयार करनी है। साथ ही साथ आरंभिक परीक्षण के दौरान पेपर लेते वक्त हमें कक्षा के माहौल को हल्का फुल्का बनाना है ताकि बच्चे पूरी तरह से ध्यान लगाकर, मन लगाकर पिछली कक्षाओं को अपने एक रिवाइज करते हुए अच्छी तरह से उस पेपर को बिल्कुल हल्के माहौल में कर पाएं। दूसरा, बच्चे नकल ना कर सकें, इस तरह की बैठक व्यवस्था शिक्षकों को बनानी होगी। शिक्षक बच्चों को प्रश्न नहीं पढ़कर सुनाएंगे और ना ही कुछ भी डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, क्योंकि असेसमेंट का हमारा एक पॉइंट ये भी होगा कि हमें ये भी देखना है कि बच्चा उस क्वेश्चन को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये भी एक असेसमेंट का प्रोसीजर है, इसलिए हम बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे कि बच्चों को प्रश्न ना पढ़कर सुनाएं, ना ही उस प्रश्न के से संबंधित कुछ भी हम उन्हें एक्सप्लेन करें। अश्योर करना है कि प्रश्न पत्र की एक एक कॉपी सभी बच्चों के पास हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम श्याम पट पर साफ साफ अक्षरों में उस पेपर को पूरा उतार सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक बच्चे के पास उत्तर लिखने के लिए अपनी कॉपी और कुछ अतिरिक्त पन्ने अवश्य होना चाहिए। अब आता है आरंभिक परीक्षण के उपरांत। सबसे मेन पार्ट यही है, बच्चों का असेसमेंट हो गया, पेपर बन गया, पेपर ले लिया। अब उसके बाद उस पेपर के आधार पर बच्चों का समूह निर्धारण कैसे होगा, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है टीचर्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेपर बनाते समय ही आंसर की बना लेनी है। उस आंसर की में जो नंबर हम देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। नंबर हमें बच्चों के आंसर पर ही नहीं बल्कि उनके प्रयास पर भी देना है। जैसे बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सही किया बट लास्ट में आंसर गलत लिख दिया। प्रश्न अगर 3 नंबर का है तो आंसर गलत लिखने का आधा नंबर काटते हुए 2.5 नंबर जो उसके पूरे प्रोसेस का है वो हम उन्हें देंगे। इस प्रकार से नंबर देते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ उत्तर पर ही नंबर ना देकर बच्चों को टॉपिक कितना क्लियर है, उसका कंसेप्ट कितना क्लियर है और वो टॉपिक कितना याद है, इन सभी चीज़ों को आधार बनाकर नंबर देना है। मार्क्स देने के बाद हम एक सूची तैयार कर लेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष प्रत्येक बच्चे के प्राप्तांक दर्ज होंगे। मॉड्यूल में इस तरह की एक सूची बना करके दी हुई है एग्जाम्पल के लिए। इस सूची में प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक विषय में जो लर्निंग आउटकम हमने निर्धारित किया था उसके सापेक्ष उनके कितने अंक हैं वो दर्ज करने हैं। अब आते हैं समूह निर्धारण पर। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3, 4, 5 के लिए समूह निर्धारण। प्राथमिक स्तर पर हमारा प्रश्न पत्र 45 नंबर का था। जिन बच्चों के कक्षा में 21 से 45 नंबर के बीच नंबर मिले हैं उन्हें हम समूह ए में रखते हैं। कक्षा में 16 से 20 नंबर तक के बच्चों को हम समूह बी में रखेंगे और 16 से कम यानी 0 से लेकर के 15 तक नंबर जिन बच्चों के आए हैं उन्हें समूह सी में रखा जाएगा। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण। कक्षा 6, 7, 8 के लिए कुल पूर्णांक 75 अंक का है। कक्षा में 35 से लेकर 75 अंक तक के बच्चों को हम समूह ए में रखेंगे। 26 नंबर से 34 नंबर तक के बीच के बच्चों को समूह बी में रखा जाएगा और 26 से कम यानी 0 से लेकर के 25 नंबर तक के बच्चों को समूह सी में रखा जाएगा। अब इन बच्चों के लिए 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की व्यवस्था कराई जाएगी। 50 दिन के ध्यानाकर्षण शिविर की पूरी प्लानिंग मॉड्यूल में दी गई है। समूह बी व समूह सी पर हमें विशेष ध्यान देना है ताकि ये बच्चे भी समूह ए की तरह अपनी मूलभूत दक्षताओं को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें। ध्यानाकर्षण शिविर में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए
कई सारी शिक्षण तकनीकियों की व्यवस्था की गई है। उन शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग से हम निश्चित रूप से इन बच्चों को अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप लाने में सफल होंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 व 2 में इतना ही था। अब अपनी अगली क्लास में भाग 3 में ध्यानाकर्षण शिविर के अंतर्गत किन टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से इन बच्चों जो समूह बी व सी के बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार से समूह ए में लाया जा सकता है, समूह ए तक के बच्चों के स्तर तक पहुंचाया जाएगा, इनके लिए जितनी भी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है अपनी नेक्स्ट क्लास में अब हम उससे पढ़ेंगे।